शुदावी नतीजों में 34 घंटे बाकी। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर एग्जिट पोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आपने अब तक उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल देखा, उत्तराखंड का देखा, पंजाब का देखा। आपने देखा कि उत्तराखंड में क्या स्थिति है, यूपी में क्या स्थिति है। एक बार आपको समअप दिखा देते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं एग्जिट पोल के। चित्रा के पास चलते हैं, चित्रा हमें बताएंगी कहां का आंकड़ा क्या कुछ कहता है, और उसके बाद लौटते हैं चर्चा के लिए। बिल्कुल, कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उत्तराखंड में उसकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 202 यानी कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा पीछे दिखाई दे रही है। यूपी का एग्जिट पोल देखिए, सबसे पहले 164 से 176 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को 156 से 169 सीटें। जबकि बात करें बीएसपी की तो तीसरे नंबर की पार्टी यहां पर बनती हुई बीएसपी नजर आ रही है। सिर्फ 60 से 72 सीटें बहन जी की पार्टी यानी कि मायावती को, जबकि अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के ये आंकड़े हैं, यानी कि 202 या बहुमत के लिए जो आंकड़े चाहिए उससे काफी ज्यादा दूर खड़ी हुई है बीजेपी, लेकिन नंबर 1 पार्टी। बड़ी बातें यूपी उत्तराखंड में बीजेपी को बढ़त, और यह खुशखबरी सामने आई है क्योंकि यूपी और उत्तराखंड दोनों में ही बीजेपी की सरकार नहीं है। यूपी में बीजेपी को बड़ी बढ़त, बीजेपी को 164 से 176 सीटें, बहुमत से हालांकि 26 सीटें कम। जबकि समाजवादी पार्टी को 156 से 169 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में जताया गया है, यानी कि दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन बीएसपी को झटका। तीसरे नंबर पर 60 से 72 सीटों में सिमटती हुई बहन जी की पार्टी दिखाई दे रही है। यूपी में बिना गठबंधन के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है। वहीं अखिलेश का मायावती से हाथ मिलाने का संकेत भी एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि कोई भी यूपी में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहेगा। क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से, वो आपको जल्दी से दिखा देते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव, जिन्होंने पहले ही कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाकर बीजेपी को झटका देने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर उन्हें खुद लग गया है बड़ा झटका। और बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा है, गठबंधन के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हम खुद सरकार बनाने जा रहे हैं। जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग ना ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारी और कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आपने अभी तक गठबंधन को लेकर जो हमारे जितने भी सवाल हैं स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आप संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी जिससे मिलेगा साथ लेंगे? मैं अभी भी कहना चाहता हूं, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है। बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है, परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतना नहीं, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहे। तो देखिए, बबुआ बुआ से हाथ मिलाने को बेचैन यहां पर नजर आ रहे हैं, और पहले ही उनकी ओर से साफ कर दिया गया है। और अब हम आपको दिखाते हैं सरकार कैसे बन सकती है, क्योंकि बहुमत तो किसी भी पार्टी को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 169 समाजवादी पार्टी, बीएसपी को 72, और कुल अगर हम जोड़ दें तो 241 सीटें, यानी कि बहुमत से कहीं ज्यादा। और इस बात के संकेत खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से दिए गए हैं। दूसरा विकल्प समाजवादी पार्टी के 169, बीएसपी के 72, कुल 241 सीटें, यह हम आपको दूसरा विकल्प दिखा रहे हैं। पहला विकल्प बीजेपी के साथ भी बनता हुआ यहां पर बीएसपी का, और इतिहास भी इस बात की गवाही देता है। अखिलेश के समर्थन में एक और बयान अब सामने आ चुका है। एसपी नेता नरेश अग्रवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, सांप्रदायिक ताकतों को, यानी कि जाहिर तौर पर बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश ने जो कहा है वो पूरी तरह से सही है। अखिलेश जी ने कहीं बीएसपी जी या बहन जी का नाम नहीं लिया है। अखिलेश ने कहा हम सांप्रदायिक ताकतों को नहीं बैठने देंगे, रिमोट से यूपी नहीं चलने देंगे। तो बिल्कुल सही है, हम सब लोग हरदम एक व्यू में रहे हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश नहीं सौंपेंगे और हम उत्तर प्रदेश धर्मनिरपेक्ष ताकतों के हाथ में रखेंगे। अगर कोई कुर्बानी जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। इसका ये जो अर्थ लगाया जा रहा है
मैं उसको अर्थ नहीं मानता हूं, लेकिन मेरा आज भी मानना है कि इफ बट के अलावा आप देखिएगा परसों खुलेगा और हमारा गठबंधन बहुमत में आएगा, उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह हमें नहीं दिखाई दे रहा। अगर कोई हेजिटेशन नहीं है तो ये भी तो माना जा सकता है कि आप बीएसपी के साथ जा सकते हैं। तो देखिए, राजनीति में असंभव भी कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी कहीं ऐसा प्रश्न नहीं है। कुल मिलाकर ये बात साफ हो चुकी है, समाजवादी पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि उसे बहुमत नहीं मिलने जा रहा और इसी वजह से अपनी दोनों बाहें फैला दी गई हैं बीएसपी से हाथ मिलाने के लिए। और अनुराग, ये 1993 के बाद पहला मौका होगा जब बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी करेगी गठबंधन, जिसके संकेत खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से दिए गए हैं। हाँ, केवल अभी संकेत ही दिए गए चित्रा, लेकिन इस संकेत पर क्या प्रतिक्रिया बीजेपी की हो सकती है? हमारे साथ यहाँ तमाम मेहमान तो हैं ही। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रंजीता रंजन हमारे साथ कांग्रेस से हैं, यहाँ संजय अग्रवाल और सत्यपाल चौधरी एसपी और बीएसपी से हमारे साथ हैं। लेकिन संबित पात्रा, साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो नहीं चाहते राष्ट्रपति शासन लगे और बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाए। कुल मिलाकर के सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए बुआ से भी उन्हें रिश्ता कायम रखना मंजूर नहीं, गुरेज नहीं है उससे। नहीं अनुराग जी, अखिलेश जी अगर टीवी देख रहे होंगे तो उनके लिए यह संदेश है, न बुआ न बबुआ, अब की बार उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ विकास का बयार ही बहेगा, नहीं बुआ नहीं बबुआ। और सबसे बड़ी बात है, देखिए खुद मुख्यमंत्री जी ने नतीजे आने से पहले ही हार स्वीकार कर लिया। एग्जिट पोल के नतीजे से ही एग्जिट हो गया, तो ईवीएम का जब पोल खुलेगा तो सोचिए क्या होगा। लेकिन सर 164 से 174 के आंकड़े पर कैसे बनेगी बीजेपी की सरकार? नहीं, आप देखिए, मैं यही बोल रहा था, एग्जिट पोल पे ही एग्जिट हो गया, तो जब ईवीएम खुलेगा तो आप देखिएगा 260 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी आएगी। और इसी का आभास जब अखिलेश जी को मिला तब उन्होंने ऐसा बयान दिया है, वरना ऐसा बयान वो देते भी नहीं। और लगातार जिस प्रकार से, चाहे रविदास मेहरोत्रा जी हो, जिन्होंने पूरा ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया कि कांग्रेस के स्पर्श मात्र से ही हमारा हार हो रहा है, और उसके पश्चात आजम खान जो तो कि बड़े भूल सुधार के नेता है, संकेत उन्होंने खुद बीएसपी कहा के साथ आने की बात कहकर दे दिए ना, भूल सुधार के संकेत उन्होंने दे तो दिए। आप क्या करेंगे ये बताइए, आपका तो खेल बिगड़ गया। बिल्कुल नहीं, अखिलेश जी की बात मनोकामना पूरी होगी, ना रिमोट कंट्रोल से चलेगा और न बुआ न बबुआ होगा, हम ही होंगे। पूरे बहुमत के साथ हम सरकार में आएंगे और रिमोट कंट्रोल से सरकार नहीं चलेगी, कंट्रोल के साथ, विकास के साथ सरकार चलेगा और हमारी सरकार ही चलेगी। और देखिए, अगर कहीं अच्छा, होली से पहले रक्षाबंधन की कितनी संभावनाएं? होली से पहले रक्षाबंधन की कितनी संभावनाएं? नहीं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइंस। देखिए, अखिलेश जी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। अगर आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत आप अपनी बात बता रहा हूं, नहीं सुनिए। संबित अपनी बात बताइए, अखिलेश को छोड़ दीजिए, वो तो वैसे ही डरे हुए हैं। ना कभी कांग्रेस के साथ जा रहे, कभी बीएसपी के साथ जाने के संकेत दे रहे हैं। उनके डर को छोड़िए ना, लेकिन उनके डर से आपको क्या फायदा हो रहा है? पूरे ही चले जाएंगे, चिंता मत करिए, आप अपनी बात कीजिए। चलिए वो गए पूरे, आ जाएंगे। चलिए वो पूरे गए, आप पूरे कैसे आएंगे? पूरे आ जाएंगे ना। नहीं, कैसे आएंगे? आंकड़े आपको 26 सीट दूर रख रहे हैं, 26 सीट दूर है आप जादुई आंकड़े से। ये कहां से आएंगे? मैं समझा रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं समझा देता हूं। देखिए, आज की जो जनता है वो बहुत परिपक्व जनता है। ठीक है, अभी बहुत सारे चुनावों से हमने देखा है कि जनता जब वोट देती है तो वो कभी भी त्रिशंकु वोट नहीं देती है, वो इस पार या उस पार का वोट देती है। और तमाम जो ट्रेंड हम देख रहे हैं भिन्न भिन्न चैनलों के माध्यम से, वो ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी को ही उस पार पहुंचाने का, नदी अशोक वानखेड़े कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही वोट दिया था जनता ने, और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही वोट दिया था। पात्रा जी, महाराष्ट्र में भी शिवसेना के खिलाफ लड़े आप, बहुत निचले स्तर पे जाके लड़े, उसके बाद गठबंधन किया। पीडीपी का और जम्मू कश्मीर में जो आपका गठबंधन है वो भी सबको पता है। तब भी बातें ऐसी होती थी कि हम बिल्कुल बनाने वाले हैं। बात यह है कि एग्जिट पोल के यदि आंकड़े सही माने तो क्या बहन जी के साथ आप जाओगे? ये सिंपल सा सवाल है, आप उसके ऊपर और बड़ा महल खड़ा ना करो। अशोक वानखेड़े जी, बिहार भूल गए सर, बिहार में भी आपका यही दावा था सर। नहीं, देखिए, मैं तो केवल आपके जो परिणाम आए हैं उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, और मैं बड़े प्यार से और विनम्रता से, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, इन आंकड़ों से कैसे बनेगी सरकार? संबित हमारे साथ नहीं है, कुछ तकनीकी खामी है। संबित जी बोलिए। आवाज आ रही? हाँ, आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रहा है आपका, बताइए।
जी जी, मैं बड़े विनम्रता के साथ बोल रहा हूं। एक तो आप हमें जीत दिखा रहे हो, अच्छी बात है, लड्डू जीत नहीं दिखा रहे सर, जीत नहीं है, यूपी में जीत नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, यूपी में जीत नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जीत नहीं है। ओवरऑल बोल रहा हूं, मैं ओवरऑल भी बोल रहा हूं। और अब देखिए अनुराग जी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इंतजार करिए, जनता एक डिसाइसिव मैंडेट देगी, हम आएंगे उत्तर प्रदेश में भी। अभी सर तो मैंडेट 11 को आएगा, वो एक्सपोज हो रहे हैं। 11 को आएगा, 11 के आंकड़ों पर 11 को बात करेंगे। अभी एग्जिट पोल के आंकड़े उस पर बात कीजिए। इस स्थिति से कैसे पार पाएंगे आप? 176 अगर मैं दी बेस्ट भी मान लूं। नहीं नहीं, आपने तो ठीक कहा, जब आंकड़े ही 11 को आएंगे तो मैं काल्पनिक परिस्थिति पे कल्पना क्यों करूं? नहीं, इतनी देर से हमारा बात कर ही रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जब अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, जब जी संबित पात्रा, सीधा सा सवाल है, 176 भी अगर आ जाते हैं, 164 में नहीं मान रहा, बुरी स्थिति नहीं, अच्छी स्थिति, 176 भी अगर आपका आंकड़ा आ गया तो कहां से लाएंगे बाकी की सीटें? मुझे ये बता दीजिए, क्या करेगी बीजेपी तब? नहीं, कुछ चैनलों ने हमें बाकी की सीट भी दी है, कुछ चैनलों ने हमें 210 भी दिखाया है, तो हम तो उसको वैसे तो अगर 176 मानते हैं तो 210 क्यों नहीं मानेंगे? 210 भी मान सकते हैं, और हम तो 260 मान के चल रहे हैं। और देखिएगा सब अच्छा, अगर स्थिति बनी, अगर कोई संभावना बनी, तो क्या राखी बंधवाएंगे? ये बता दीजिए, हाँ या ना? नहीं, देखिए, जहां तक रक्षाबंधन का सवाल है, निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश की जनता की कलाई में इस बार विकास की राखी हम बांधेंगे ही बांधेंगे। हाँ, बहन जी बांधना चाहेंगी तो बंधवाएंगे या नहीं, या आप उनसे कहेंगे? मैंने तो आपको स्पष्ट उत्तर दे दिया। हम उत्तर प्रदेश की जनता के हाथों में राखी बांधेंगे और उनकी रक्षा, उनके विकास, उनकी विद्युत के लिए हम काम करेंगे। और देखिएगा, मौका मिलेगा आप ही लोगों के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से, हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद से, यूपी की जनता के आशीर्वाद से हम 260। चलिए, संबित बने रहिएगा हमारे साथ। रंजीता रंजन, रविदास मेहरोत्रा ने साफ तौर पर अफसोस जताया है, आपके साथ जाकर उनकी नैया भी डूब गई। देखिए, मैं बात करूंगी, जो अभी संबित जी बोल रहा है तो एग्जिट पोल की बात कर रहा है। सबसे पहले तो अभी 2-3 बार का जो एग्जिट पोल है, एकदम उससे उल्टा रिजल्ट हुआ है। तमिलनाडु उसका एग्जाम्पल है, आपका बिहार उसका एग्जाम्पल है जी। मैं ये कहूंगी कि अभी संबित जी, अभी चुनाव नहीं है तो अभी तो सच बोलना चाहिए। देखिए, सरकार, मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग बहुत अच्छी मेजॉरिटी में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि सरकार कांग्रेस और एसपी का अलायंस ही बनाएगा, क्योंकि इन्होंने में भी इनका अच्छा हो सकता था। रंजीत रंजन जी, अगर नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आप उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को अब उम्मीद बची नहीं है। उन्होंने साफ संकेत दिए कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए बुआ से भी हाथ मिला लेंगे वो। देखिए, मैं फिर वही करूंगी कि मैं ये नहीं कह रही, लेकिन निश्चित तौर से कहूंगी कि जो संबित जी की भी जो बौखलाहट नजर आ रही है कि इन लोगों को रोकने के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश शमशान और कब्रिस्तान वाले लोगों को नहीं चाहता है। वो तो ठीक है रंजीत रंजन जी, लेकिन संबित पात्रा से पहले तो अखिलेश यादव बौखलाए। एक समय था, सुनिए, एक समय था जब वो कहते थे कांग्रेस को साथ ले लेंगे तो 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। आज वो बहन जी से हाथ मिलाने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। स्थिति बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा नहीं पलटी आपके हिसाब से? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, और जब बीजेपी पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में कर सकती है तो पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से अगर आप बीजेपी के साथ कंपेयर करेंगे, और एक तरफ ठीक है बहुत सारे रेलेवेंट होते हैं, हम लोग में गलत सही होता है, लेकिन जो एज अ पीएम एक प्रधानमंत्री जाके वहां कब्रिस्तान और रमजान और दिवाली में कंपेयर कर रहा है, जिस तरह की राजनीतिक स्तर को गिराया गया, तो कोई भी गुरेज नहीं है कि ऐसी पार्टी को निश्चित तौर से किसी भी प्रदेश में नहीं आना चाहिए, और ना ही वो आ रही है जी। तो लेकिन समाजवादी पार्टी को आज अफसोस है कि उनका राजनीतिक स्तर उठाने में कांग्रेस भी असफल रही है। सतपाल चौधरी साहब, कम से कम तीसरे नंबर की पार्टी, अभी एग्जिट पोल के आंकड़े के हिसाब से बात कर रहा हूं, कम से कम एग्जिट पोल में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर भी इस बात की तो खुशी होगी कि सत्ता की चाबी आपके पास रहेगी।
नहीं देखिए, बहुत देर से ये बात हो रही है कि बहन जी किंग मेकर रहेंगी, किंग मेकर रहेंगी। बहन जी पूरा का पूरा किंगडम है और क्वीन है, और वो 11 तारीख को जो नतीजे आएंगे उन नतीजों में हमारे साथ होता रहा है। इससे पहले भी 2007 में भी यही हुआ, एग्जिट पोल कुछ आए और सरकार में बहन जी आई, उसी तरह का। सर तीनों की सरकार तो नहीं बन सकती कि बीएसपी भी सरकार बना ले, बीजेपी भी बना ले और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी बना ले। अभी इस स्थिति पे बात करते। बीजेपी तो शुरू से ही हवा में बात कर रही है, 300 से नीचे उतर ही नहीं रही थी। अब 175 पे आप लोग ले आए हो, आप भी 300 पे थे, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत धन्यवाद है। 300 से नीचे नहीं उतर रहे थे, वो भी 300 से नीचे नहीं उतर रहे थे। लेकिन बहन जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम 300 के पास। बहन जी ने कहा है, बहन जी ने कहा 300 सीटें आ रही हैं। नहीं, बहन जी ने 300 सीटें भी कहा, यह आंकड़ा भी मुंह से बोला आपने। स्पष्ट बहुमत की सरकार बहन जी ने कहा था, और स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की। 60 और 72 स्पष्ट बहुमत तो नहीं होता सर। नहीं, दूसरा भी और भी सर्वे हैं, वो सर्वे 240 दिखा रहे हैं। क्या करेंगे सर बताइए? अब इस स्थिति में 60-72 में क्या करेंगे? नहीं, मैं तो 240। राखी लेकर बहन जी जाएंगी बीजेपी के पास या फिर अपने बबुआ के पास? देखिए, ये तो बहन जी का फैसला है। हमारे यहाँ बहन जी फैसला लेती है, अनुशासित पार्टी है, कैडर की पार्टी है। बेहतर स्थिति क्या है? नहीं, बेहतर स्थिति है कि बहन जी उत्तर प्रदेश के सीएम बनने वाले हैं, और 11 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो बहुत सारे, आप सारे सर्वे इकट्ठे कर लेना। एक सर्वे अभी बता रहा है कि 240 सीट आ रही है। चलिए, जवाब आपने 11 तक टाल दिया है। मैं इस वक्त जनता क्या कहती है वो भी जानना चाहेंगे। हम सीधे वाराणसी चलेंगे। अखिलेश आनंद मेरे सहयोगी वाराणसी में मौजूद है, उनके साथ जनता भी और नेता भी। अखिलेश, क्या कहती है जनता और नेता हमारे एग्जिट पोल के इन मौजूदा आंकड़ों पर? बिल्कुल अनुराग, इस वक्त बनारस में मैं शास्त्री घाट पर मौजूद हूं। ये वही बनारस है जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के यहां होने की वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बना रहा और मीडिया के लिए आकर्षण का केंद्र। मेरे साथ यहां पर इलाके की जनता है, अलग अलग पार्टियों के समर्थक और नेता हैं। 2 उम्मीदवार भी मेरे साथ यहां पर हैं। रविंद्र जायसवाल हैं, बीजेपी के आप शहर उत्तरी से उम्मीदवार हैं, और साथ में अब्दुल समद अंसारी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और इसी इलाके से, इसी विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव भी इस बार लड़ रहे हैं। आप ही से पहला समद साहब, मेरा सवाल है, क्यों पिछड़ते नजर आ रहे हैं आप पूर्वांचल में और बनारस में भी? ये तो आप कह रहे हैं, जनता तो नहीं कह रही है। जनता तो 11 को बताएगी कि कौन पिछड़ रहा है। अच्छा। जिस तरीके से यहाँ का इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद से सभी मतदाता खामोश हैं, और जिस दिन बूथ खुलेगी उस दिन पता लग जाएगा कौन कितना पिछड़ा है। और जिस हिसाब से इस शहर के अंदर प्रधानमंत्री जी रहे हैं 3 दिन, तो वो भी साबित करता है कौन कितना पिछड़ रहा है। अच्छा, वाकई देखिए, प्रधानमंत्री जी यहां पर लगातार रहे 3 दिनों तक, सड़क मार्ग के जरिए लोगों से उन्होंने बातचीत की, और प्रधानमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल के कई लोग भी, कई मंत्री यहां पर है। इसके बावजूद उस तरीके का इंपैक्ट क्यों नहीं पूर्वांचल में नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं, जो आंकड़े आ रहे हैं एबीपी न्यूज और सीएसडीएस के इस ओपिनियन, ये इस पोल के मुताबिक आपको बताऊं मैं, ये जो एग्जिट पोल है, देखिए 6th फेज में आपको बीजेपी को 18 से 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, 18 से 24 सीटें, माफ कीजिएगा, और 7th फेज में 1521 सीटें। क्यों? देखिए, मेरा मानना है कि माननीय मोदी जी अपने क्षेत्र में आए थे, इनका गृह जनपद है, यहाँ के सांसद हैं। जब बनारस में वो 3 दिन रहे हैं, इसके पहले चुनाव था लोकसभा का, पूरे यूपी में मात्र 18 दिन थे, और पूरा कांग्रेस, सपा, बसपा साफ हो गया था। अगर 3 दिन बनारस में रह गए हैं तो पूरे पूर्वांचल से, लेकिन ये जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक वो कमाल नहीं दिख रहा है 3 दिन वो जो पूर्वांचल से, पूरे पूर्वांचल से कांग्रेस, सपा, बसपा साफ हो जाएगी। आप विश्वास रखिए, बाकी 11 तारीख को हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, ऐसा होता दिख रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है, और जो एग्जिट पोल जो बता रहा है उसके हिसाब से ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो है कि हमको पूर्वांचल में जो है बहुत सारी सीटें मिल जाएंगी किसी एक पार्टी को। 3 दिन आपने 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 140 सीट दिखाया था। आपने बिहार में समझो वहाँ पर नीतीश कुमार को आपने सरकार बनाने का आमंत्रण देकर भाजपा को वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दिखा दिया था। यह एग्जिट पोल इस बात का जो परिणाम नहीं तय करता है। नहीं, कई एग्जिट पोल सही भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे एग्जिट पोल गलत हो। 2012 का जो एग्जिट पोल था वो समाजवादी पार्टी को 140 आप कह रहे हैं कि काम बोलता है वो नजर आएगा। काम बोलता है, बिल्कुल काम बोलता है, सरकार पूरी बहुमत की काम बोलता है। इस बार सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से मोदी जी की। बनारस की 8 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। पूरे काशी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास। कहाँ है गायत्री प्रजापति, कहाँ है? काम बोलता है, शहर में रोड पे चलने की। जय 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 मोदी जी आए थे बनारस में झाड़ू लगाने, जनता ने 8 विधानसभा से
इनका काम बोलता है, काम इनका। ये माननीय सांसद जी का, ये मोदी जी का गृह सांसद क्षेत्र है। ये अपने क्षेत्र में अगर 3 दिन रहते हैं, विरोधियों को क्यों झटका लगता है? पूरा का पूरा सुपड़ा साहब हो गया। बनारस भ्रष्टाचार, यहाँ पर काम नहीं कारनामा बोलता है। गायत्री नहीं मिली लेकिन आजम खान की भैंस 24 घंटे में। तो देखिए, ये बनारस का मिजाज है। अनुराग, आपने देखा यहाँ लोगों में अभी भी किस तरीके का उत्साह है और 11 तारीख का आप लोगों को इंतजार है। अनुराग, बिल्कुल। अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहेंगे समय समय पर आपके पास। संजय अग्रवाल साहब है समाजवादी पार्टी से। सर, काम बोलता होता तो अखिलेश को यह नहीं बोलना पड़ता कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे तो 300 सीटें आ जाएंगी। काम बोलता होता तो अब यह नहीं बोलना पड़ता कि बहन जी के साथ आने में भी गुरेज नहीं है, हमें सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखना है। काम बोलता होता तो कुछ नहीं बोलना पड़ता। सर देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि बीजेपी के में कब्जा किए हुए चाहे नटवरलाल हो, चाहे हिटलर हो, इन सब देश में काम नहीं चलना है। आपका भी कहां चल रहा है बिना कांग्रेस, बिना बीएसपी के? सर मैं बता रहा हूं, आंकड़े तो देखिए जरा। हमारा अखिलेश जी का लक्ष्य इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट करने का है और 2019 में समाज को, एक जो लोकतंत्र को खत्म करने वाले जो बीजेपी के लोग आ गए हैं, जिन्होंने इस देश से लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, जिन्होंने ये बता दिया है कि सारा ऐसा कब्जा कर लेंगे, आपके ऊपर गुलाम बना लेंगे। चलिए वो ठीक है, पत्थर वाली सरकार से आखिरकार आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, मानते हैं आप इस बात को? हर जनसभा में पत्थर वाली सरकार कहा है बीएसपी को आपने। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कम से कम 260 सीटें, 215 सीटें समाजवादी पार्टी की, 215 से 220 सीटें और 40 से 45 सीटें कांग्रेस की आने जा रही हैं। और मैं खुद उत्तर प्रदेश एक एक विधानसभा घूम के आया हूं। आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट से, सिर्फ गलत बात करने से, जनता को मोदी जी के द्वारा भ्रमित करने से देश आप गुलाम बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बन करके, झूठ बोल करके, लेकिन सरकार अब उत्तर प्रदेश की नहीं बना सकते। अब आने वाला समय अखिलेश जी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। सर 156 और बेस्ट आपका है 169। 169 सीटें मैं मान लूं तो आपकी सरकार कैसे बन रही है ये बता दीजिए। बहन जी के साथ जाएंगे, कांग्रेस ने तो आपकी नैया डुबा दी। देखिए, हमारी अपनी खुद की कम से कम 200 से 220 के बीच, 210 से 220 के बीच में सीटें समाजवादी पार्टी की आ रही हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं 300 इनकी आ रही हैं, 220 आपकी आ रही हैं, बीजेपी की भी 300 आ रही हैं। तो टेंट हाउस से ले आएगी सीटें, 350 सीटें। ये तो चुटकुला है। खैर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खैर मैं आगे बढ़ता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? जनता वहां पर मौजूद है, मेरी सहयोगी ज्योति तनेजा वहां पर मौजूद है। क्या कहती है वहां की जनता हमारे एग्जिट पोल के आंकड़ों पर? ज्योति। जी अनुराग, बिल्कुल यहाँ की जनता मौजूद है और यहाँ के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि आखिर मुकद्दर का सिकंदर जो सभी अपने आप को कह रहे थे, उनका क्या हो गया? 300 सीटों का दावा बीजेपी लगातार कर रही थी, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, आप ही लोगों के चैनल्स पे जितने सर्वे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आप ही सब लोग दिखा रहे हैं कि सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही है। और जो बात हमने कही थी, नहीं, सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही है, लेकिन बहुमत तो फिर भी नहीं मिल रहा। पूरी बात करने दीजिए। और जो लोग हमने दावा किया है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा जयवीर सिंह जी, आप समाजवादी पार्टी 300 सीटों का दावा कर रही थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अपनी जो सीटें आई थी 58, 136 में से वो भी नहीं पा रही। ये आपकी सोच है। इससे पहले 2012 में जब आपका एक बार में पहले भी आपके यहाँ आया था, तो आपने हमारी 50-60 सीटों शुरू की थी। और जिस दिन ये चुनाव हुआ, जिस दिन रिजल्ट, ये बहुत आसान रहता है, इस तरह का जवाब देना तो बहुत आसान होता है। जिस दिन ये रिजल्ट घोषित हुए उस दिन मैं सुबह में आपके चैनल पर गया और मैंने कहा 250 सीटें आएंगी। निश्चित रूप से हमारी 250 सीटें आ रही हैं। अच्छा, इनकी 250 आ रही थी, इनकी 300 आ रही थी। आप बताइए, बीएसपी तो अपने प्रदर्शन तो वो तीसरे नंबर पर चली गई है, कोई बात ही नहीं कर रहा। आप तो डिस्कोर्स से ही गायब हो गए हैं। जहाँ तक बीएसपी की बात है, बीएसपी को तो तीसरे नंबर पे दिखाने का काम होता है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो बीएसपी नंबर 1 पे होती है और नंबर 1 पे रहेगी। सरकार बनाएंगे। कहाँ आंकड़ों में कहा रहे सर, आप तो दहाई पर हैं। ये आंकड़े हैं, अभी रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट अभी एक दिन बाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे तो आपकी सीटें बहुत कम आ रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफा है सबका, यहाँ बीएसपी है, उसके अलावा कोई नहीं है। मेरठ में 5 सीटें हम जीत रहे हैं जी। देखिए अनुराग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी, क्योंकि यहाँ पर जाटों की संख्या काफी ज्यादा है तो आरएलडी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये तो अन्य के खाते तक 5-6 सीटें आ रही हैं। आरएलडी कहाँ खड़ी है? देखिए, ये बिल्कुल गलत धारणा बनी हुई है। आपके शामली वाला जो प्रकरण था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है।
पिछली बार निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि लोकसभा चुनाव में जाट छिटक सीटें कितनी आ रही हैं? आपके 45 के करीब सीट आनी चाहिए। जी हाँ, शुरू में इनिशियल ये बहुत हास्यास्पद है। पिछली बार 9 सीटें थी, इस बार 45 सीटें कहीं नजर नहीं आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा हमने किया है, कहीं 200 सीट हम लोग लड़े हैं, 73 सीट क्या नाम है फर्स्ट राउंड के अंदर हम लोग लड़े हैं, और इनिशियली जब चैनल्स ने हम लोगों को दिखाया था तो उसमें 35 से 40। ज्ञानेंद्र जी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। कांग्रेस पार्टी से विनय प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। विनय जी, ये लोग तो ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी हमारी। वो समाजवादी के नेता का बयान नहीं था, रवि मल्होत्रा जी का एक इंडिविजुअल बयान था। उन्होंने कहा व्यक्तिगत बयान है। वजह क्या थी? उनके यहाँ हमारा एक बागी कैंडिडेट लड़ा, तो ये बात इन्होंने, उनकी लुटिया हो सकता है उससे, उसको पार्टी से भी निष्कासन कर दिया। आप देखिएगा, आप ही के आंकड़े बता रहे हैं, वोट प्रतिशत आप क्या दिखा रहे हैं कि 34 और 33 सीटों के अंतर क्या दिखा रहे हैं? 9 सीटों का। ये नहीं होगा, आप देखिएगा जो रिजल्ट आएगा 11 को हम सरकार बनाएंगे जी। अच्छा, ये देखिए, आप तीसरे नंबर पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी आप किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। आप हाथ इनसे मिलाने वाले हैं या हाथ इनसे मिलाने वाले हैं? ये आपके साथ बीजेपी वाले खड़े हैं और ये समाजवादी पार्टी वाले, ये बता दीजिए। हाथ तो जिन लोगों को मिलाना था, जिनको आवश्यकता थी, मिला लिया। हमें तो हाथ मिलाने की आवश्यकता मिला लिया है, हाथ वालों ने हाथ मिला लिया, मिला चुके हैं। हमें हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, हम तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए अनुराग, ये बेहद ही दिलचस्प है कि सभी पार्टियों के नुमाइंदे को ये कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। खैर, ये परसों पता चलेगा कि सरकार कौन बना रहा है, लेकिन अभी एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं त्रिशंकु विधानसभा। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके पास आते रहेंगे ज्योति। तो आपने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता और वहां के नेता, जो स्थानीय नेता, वो क्या सोचते हैं एग्जिट पोल के नतीजों पर। जातिगत बात करेंगे, किस जाति ने किसको वोट डाला। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। चुनावी नतीजों में 34 घंटे बाकी। सबसे सटीक एग्जिट पोल लगातार देख रहे हैं आप एबीपी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई बीजेपी यहां पर दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आंकड़ों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें, 202 बहुमत के लिए चाहिए। यूपी के हमारे इस एग्जिट पोल में 402 में से बीजेपी को 164 से 176 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 156 से 169 सीटें, बीएसपी तीसरे नंबर पर खिसकती हुई पार्टी बनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए, 68 से 60 से 72 सीटें उसे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अनिल के खाते में 2 से 6 सीटें। यूपी का ये एग्जिट पोल है 402 सीटों का, और इसकी बड़ी बात यही है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई, यानी कि नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब उत्तर प्रदेश की बात हो और जातियों की बात नहीं हो तो वहां की राजनीति अधूरी लगती है, और इसी वजह से जातियों पर सबसे पहले नजर। यूपी में किस जाति का वोट किसे मिला है? ब्राह्मण राजपूत ने ताकत के साथ बीजेपी को वोट किया है। आपको बता दें, एक बार 2007 में ब्राह्मण ने बीएसपी को वोट किया था, तब उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। अन्य सवर्ण का वोट एक तरफा बीजेपी को नहीं मिला है, यानी कि ब्राह्मण राजपूत तो साथ आए हैं, लेकिन अन्य जातियों का समर्थन, अगर हम अपर कास्ट की बात करें, बीजेपी को नहीं मिला है। जाटों का बीजेपी की तुलना में आरएलडी पर ज्यादा भरोसा दिखता है। यादवों ने वहीं पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को वोट किया है। यादव वोटर जो पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं, जबकि कुर्मी, कोयरी, लोध बीजेपी के साथ, लेकिन लोकसभा की तुलना में काफी ज्यादा कम। अति पिछड़ा बीजेपी के साथ, लेकिन लोकसभा से कम। यहां पर यूपी में किस जाति का वोट किसे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जाटव पूरी तरह से मायावती के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य दलित ज्यादा बीएसपी में और कम बीजेपी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाटव वोट वैसे भी बीएसपी का माना जाता है, जबकि मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट किया है। कहीं कहीं बीएसपी के पक्ष में भी मुस्लिम वोटरों ने किया है मतदान। 19 से 20% मुस्लिम वोटर हैं। ब्राह्मणों की तादाद है 11%, जबकि यादव हैं कुल 9%। तो ये जातियों के हिसाब से आंकड़ा दिखाया हमने अनुराग कि किस जाति ने किस पार्टी को दिया है वोट। अनुराग, चलिए हम चित्रा के बताए इन आंकड़ों पर बात करते हैं। सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार जी मेरे साथ हैं। संजय कुमार जी, मुस्लिम वोट बढ़ गया, मायावती को भी गया इस बार। देखिए, ये आंकड़े हैं, अनुमान है। मुझे लगता है इस पे चर्चा हमें ठोस तौर पे तब करनी चाहिए जब चुनाव के नतीजे 11 तारीख को आ जाएं। बट अगर हम अनुमान की बात करें तो ऐसा अनुमान दिखता है कि मुस्लिम वोट बटा नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के खेमे में गया। कुल मिला के अलग अलग जातियों को देखें, जिस पार्टी का जनाधार जिस जाति में है वो अपना जनाधार बचा के रखी है। बीजेपी दूसरे
दूसरी जातियों के वोट से वोटरों को खींच पाई है अपने तरफ। बसपा इसमें विफल रही है, कुछ न कुछ समाजवादी पार्टी भी इसमें सफल रही है, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला हमें सर्वे में दिखाई पड़ रहा है। ये जातिगत जो वोटिंग हुई इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही? बिल्कुल कोई चौंकाने वाली बात दिखाई नहीं पड़ती है। अपर कास्ट बीजेपी के साथ जुटे हुए दिखाई पड़ते हैं, यादव जो पारंपरिक वोट बैंक है समाजवादी पार्टी के साथ, उनके साथ हैं। अगर कोई चौंकाने वाली बात है तो मुझे लगता है मुस्लिम मतदाताओं के बीच में हो सकती है। मुस्लिम मतदाता जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए वोट पहले के चुनाव में करते रहे, उससे शायद ज़्यादा पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी के पक्ष में इस बार दिखाई पड़ता है। सिर्फ यही चौंकाने वाली बात हो सकती है। और अगर एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है, गैर जाटव जो दलित हैं उनका वोट इस बार ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है पिछले चुनाव की तुलना में। जी वर्मा जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं दो चीज़ें आपसे इसमें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि अभी हम लोगों ने जो आंकड़े देखे उसमें एक बात तो मुझे ये कहना है कि हमने बीजेपी के आंकड़े देखे, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि बीजेपी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जो अलायंस किया या अपना दल से जो अलायंस किया, उनकी जो 33 सीटें हैं हमने उनको अकाउंट फॉर नहीं किया है। और बार बार जो है यह प्रश्न दोहरा रहती है कि वो 26 सीटें कहाँ से आएंगी। तो 33 सीटें जो उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स को दिया है उस पर कोई बात नहीं हुई, और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है। दूसरा इशू ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पहले वो अपर कास्ट सेंट्रिक पार्टी थी, अब वो ओबीसी सेंट्रिक पार्टी होने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि उन्होंने नॉन यादव जो सेगमेंट है, मोर बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड का, उसको कैप्चर करने की कोशिश किया है। और वो कोशिश उन्होंने 50% टिकट उन सेगमेंट को एलोकेट करके। फ़ायदा हुआ कि नहीं उन्हें? फ़ायदा उनको ज़रूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो नॉन जाटव दलित समुदाय है उसको उन्होंने भी एक्सेस करने की कोशिश किया है, जिसमें ख़ास तौर से अति दलित कैटेगरी के जो लोग आते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कभी कभी वो डेटा में इसलिए नहीं कैप्चर होता है क्योंकि जिन सेगमेंट्स ने अपना एफिलिएशन चेंज किया है आफ्टर से 20 ईयर्स, बीएसपी और एसपी के जो मतदाता रहे हैं, वो डिस्क्लोज करने में हिचकिचाते हैं, शक पकाते हैं, बताते नहीं हैं धीरे से। और ऐसा बहुत केसेस में हम लोगों ने ग्राउंड्स पे पाया है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, कुछ ट्रेंड चेंज हुआ इस बार? इस बार मतलब देखिए 2012 की तुलना में बीजेपी ने सभी इसमें बढ़त ली है। जहां उनको पहले मत नहीं मिलते थे उनको मिले हैं, लेकिन 2014 के मुकाबले में सभी इसमें कम भी आए हैं। तो चेंज तो हुआ है, पर जैसा अभी वर्मा जी ने बताया, एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, सोशल बेस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और ये एक लॉन्ग टर्म इशू है। इसके लॉन्ग टर्म हमें देखना पड़ेगा। ये एक इस चुनाव में शायद पूरी तस्वीर ना भी उभरे, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा। अतर साहब, मैं यहाँ संजय कुमार जी की बात कोट करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि अगर कोई चौंकाने वाली बात हुई है तो ये हुआ है कि मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हुआ है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। जी, ये दिख रहा है, काफ़ी विजिबल है, क्योंकि जिस तरह से सेकंड फेज़ के जो आंकड़े आए उसमें काफ़ी बड़ी बढ़त सपा को मिली है, जो 38% जो बता रहा है CSDS का। तो वो ख़ासतौर से वो इलाका है रोहिलखंड का कि जहाँ पे तकरीबन 35 से 40% मुसलमान वोटर है। तो ये ज़रूर है कंसोलिडेशन है। और इतना मैं कहूँगा कि जिस तरह से 1 महीने पहले तक समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कहीं और था और उसके बाद अखिलेश यादव के हाथ में नेतृत्व आया, और जो उस पार्टी को अगर इस लेवल तक, इन आंकड़ों को हम सही माने, वो ले आए हैं, तो मैं समझूंगा एक बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने अपना वोट को बरकरार रखा है, और 32% अगर अलायंस को मिल रहा है, जिसमें कांग्रेस का ही वोट शामिल है, तो इनको मुस्लिम यादव के अलावा अन्य वोट भी मिल रहा है। जैसे 2012 में कहा गया था कि वो ATM की जीत थी, यानी अहीर, ठाकुर और मुसलमान। तो अब की भी ये एक नया फॉर्मुलेशन समाजवादी पार्टी के लिए हुआ है। ठीक है, संगीत रागी जी हैं, उनके पास भी मैं जाना चाहूँगा। सर, आता हूँ आपके पास। जी बोलिए। ऐसा है कि यदि हम उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर बात करें तो आप देखेंगे कि जो बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है 33 से 30%, 31% के बीच, सारे जितने सातों रहे हैं उसमें सातों चरण में एक कंसिस्टेंसी रही है। बाकी पार्टियों का 26 से 29 और 31% के आसपास रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे बीजेपी का जो गेन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और भी है कि जब अदर का जब परसेंटेज कम होता है और 1-2 सीटें रहती हैं, तो कभी भी हंग
विधानसभा देखने को नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में हम हमेशा ये देखते रहे हैं कि एक पार्टी को एक क्लीन मेजोरिटी मिलती रही है। तो मुझे इस स्थिति में लगता है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद। ठीक है, मेरे साथ अशोक भारती हैं, दलित एक्सपर्ट हैं। सर, ये जो 60 और 72 का आंकड़ा है, इसको देखकर क्या आपको नहीं लगता है कि बहन जी का जो वोटर है, जो बीएसपी का वोटर है, वो भी खुलकर नहीं आया आपके पक्ष में? नहीं, मुझे लगता है कि हमको 2-3 बातें समझने की ज़रूरत है। पहली बात हमको समझने की ज़रूरत है कि खासतौर बीएसपी को ये समझने की ज़रूरत है कि उसने जो एक भवन बनाया था वो भवन दरक रहा है, और उसमें बहुत सारे लोग जो उस भवन बनाने में शामिल थे, अति पिछड़ी जातियां उसमें शामिल थी, गैर जाटव जो दलित जातियां शामिल थी, वो सब कहीं ना कहीं उससे हिल रहे हैं। और जो मुस्लिम्स के बहन जी की पूरी स्ट्रेटेजी ये रही, बीएसपी की पूरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मुस्लिम एन ब्लॉक उनको सपोर्ट करेगा, और दलित मुस्लिम का जो कम्बिनेशन, मुझे लगता है प्री मैच्योर आइडिया था। उसके लिए बहुत लंबा समय काम किया जाना था, जिसके लिए बीएसपी ने काम किया नहीं। केवल मैथमेटिक्स के हिसाब से वो गए, और मैथमेटिक्स जो है चुनाव में कभी सफल नहीं होता। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ आने की अब अटकलें लगने लगी हैं, अखिलेश ने भी कहा है कि देखेंगे सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए बहन जी से हाथ मिलाना पड़ा तो उस विकल्प पर भी सोचेंगे। इस पर अमर सिंह ने टिप्पणी करी है, गेस्ट हाउस कांड की उन्होंने याद दिलाई है, उनकी बात सुनिए। हालांकि जिस समय मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड का दुष्कर्म हुआ था या सत्कर्म हुआ था, उस समय मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं था, लेकिन पिछले 30 साल से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सुप्रीम कोर्ट में मायावती जी इस तरह का प्रबंधन करने में लगी हैं कि किसी भी हाल में मुलायम सिंह जी इसमें जेल चले जाएं, शिवपाल जी इसमें जेल चले जाएं। तो क्या अखिलेश यादव अपने पिता से संगठन सत्ता सब ले चुके हैं, अब उन्हें जेल में देखना चाहते हैं? क्योंकि मायावती जी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन मुलायम सिंह को जेल भेजने की कीमत पर ही संभव है। चलिए संजय अग्रवाल जी, ये एक बहुत बड़ी बात अमर सिंह ने कही है, गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मायावती इस प्रयोजन में लगी हुई हैं, इस प्रबंधन में लगी हुई हैं कि वो मुलायम सिंह और शिवपाल यादव को जेल भिजवा दें। उनके साथ अखिलेश यादव हाथ में लाने की बात करें, क्या कहेंगे? देखिए, इनकी बातों पे टिप्पणी करने के लायक अब इन्होंने अपनी खुद की स्थिति नहीं रखी है। मैं तो एक बात आपको जो बताना चाहूँगा कि हमारी जीत क्यों हो रही समाजवादी पार्टी से। वो छोड़िए, अभी अमर सिंह के बयान पर टिप्पणी कीजिए। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि मुलायम सिंह यादव को जेल भिजवाना चाहती है मायावती, और बहन जी से हाथ मिलाने की अब प्लानिंग कर रहे हैं अखिलेश यादव। अरे ये ऐसे लोग जो जिनका कोई स्थायित्व नहीं है, उनके बारे में कोई टिप्पणी करने से, समय खराब करने से अच्छा मैं आपको चलिए गेस्ट हाउस कांड की जानकारी में ले लूं। राजकिशोर जी हमारे साथ हैं। राजकिशोर जी, गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रहे हैं अमर सिंह। हाँ, दरअसल वो जख्म इतने ज्यादा गहरे हैं मायावती के। क्या था वो कांड, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए बताओ। आपको याद होगा कि सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, और लखनऊ में मायावती अपनी हर समय कोई ना कोई डिमांड रखती थी, बात रखती थी। उस समय लखनऊ में कुछ उनके साथ अभद्रता हुई थी, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने की थी, और मायावती ने कहा था मुझे जान से मारने की धमकी थी। उस समय आपको याद होगा कि बीजेपी के कद्दावर नेता होते थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, तो माना जाता है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने वहां जाकर उनको बचाया था, जिससे जो राखी के बंधन की जो बात बीजेपी और बसपा के बीच में थी, वो उसी घटना के बाद रखी गई थी। और वो दुश्मनी मुलायम और मायावती के बीच में इतनी गहरी हो गई थी, आपको याद होगा किस तरीके से वो मुलायम सिंह का नाम भी लेती थी, और मुलायम सिंह भी किस तरीके से उनको संबोधन करते थे। तो ये वही कुछ जख्म है। तो अमर सिंह ने जैसा कहा कि उस समय वो उस पार्टी में नहीं थे, लेकिन उसको याद दिला के उन्होंने कम से कम जो भतीजे ने उनके साथ किया है, उन्होंने कहा कि मुझे वो अंकल कहते थे, और मैंने तो शादी भी कराई है। तो कहीं ना कहीं उनकी दर्द और ऐसी जो संभावनाएं हैं, उनको यहाँ पर वो राजनीतिक रूप से ध्वस्त करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये एग्जिट पोल से पहले ही अखिलेश के करीबी लोगों ने डिम्पल के थ्रू या दूसरे और कांग्रेस के भी तमाम लोग सक्रिय हो गए थे कि कहीं ना कहीं सपा और बसपा के बीच में भी एक रास्ता बनाया जाए, क्योंकि अखिलेश ने कभी भी मायावती के साथ अभद्रता नहीं की, बल्कि जो उत्तर प्रदेश बुआ कह के संबोधित, ना इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक तलखी थी, जो विष था, उसको भी कम करने की कोशिश की। तो हो सकता है कि वो बुआ और बबुआ के बीच में एक मिलन हो जाए, जैसा कि शुरुआत में ही आप कहें। चलिए इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मैं रशीद जी आपके पास भी आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एग्जिट पोल एबीपी न्यूज का आप देख रहे हैं। यहां पर आपने उत्तर प्रदेश का हाल देखा। उत्तर प्रदेश में
किसी को बहुमत नहीं मिल रहा। हालांकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुमत के आंकड़े से 26 सीट दूर रहती है। मैं एक बार आपके पास जरूर आना चाहूंगा सतपाल चौधरी साहब, क्योंकि इससे पहले अमर सिंह साहब के बयान पर बात चल रही थी। बहन जी तो मुलायम सिंह यादव को जेल भिजवाना चाहती हैं, दूसरी तरफ अभी आप ही ने मुझे मोबाइल पर बयान पढ़वाया कि बहन जी ने कह दिया है मीडिया से ये कि जिस तरीके से अखिलेश हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं उस पर 11 तारीख के बाद विचार किया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि बहन जी ने भी स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बन रही है? नहीं, देखिए अनुराग जी, पहली बात तो जो अमर सिंह जी का बयान है उनको अब कोई सीरियसली नहीं लेता। उनकी छवि घर तोड़ो और घर फोड़ो के रूप में बन चुकी है। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने कहा था कि अमर सिंह यदि उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया तो मैं जेल भेज दूंगी। और जब तक वो सीएम रही उत्तर प्रदेश की, अमर सिंह जी यूपी में नहीं घुस पाए। तो ये पता नहीं किस प्रकार की बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो बहन जी का बयान है वो स्पष्ट तौर पे ये है कि 11 तारीख के बाद क्या परिस्थिति बनती है उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। वो काल्पनिक बातों का उत्तर नहीं देना चाहती। चलिए ठीक है, काल्पनिक बात करना छोड़ देते हैं। सर, जाति पर हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले कि कोई चौंकाने वाला आंकड़ा बहुत ज्यादा आपको लगता है, नहीं लगता इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो सपा हो या बसपा हो और भाजपा तो है ही है, उन्होंने अपने आप को वो सिर्फ एक वो कास्ट पार्टी नहीं रहे। देखिए जब वो जीतते हैं तो उनको हर वर्ग का एक तरीके से समर्थन मिलता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी बदल चुकी है। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो आज हम अमर सिंह और अखिलेश यादव के बयान की बात कर रहे हैं, देखिए अखिलेश यादव ने जो पता चला है वो 2019 की बात है। और उसके पीछे एक जो रणनीतिकार जिनका बार बार नाम आता रहता है, प्रशांत किशोर, उनकी भी मुझे कुछ भूमिका नजर आती है, क्योंकि वो गैर भाजपा राजनीतिक दलों को मिला करके वो एक घेराबंदी करना चाहते हैं। एक आप जानते हैं कि इस अलायंस में भी उनका रोल रहा, पूरा एक स्ट्रेटेजी रही, उनका एक पूरा बैकग्राउंड है। पहले वो भाजपा के और नरेंद्र मोदी जी के 2014 के चुनाव में आगे थे। अब उन्होंने अपने आप को एक बनाया, नीतीश कुमार के भी करीब हैं, कांग्रेस के भी करीब हैं, अखिलेश के भी करीब हैं। तो मुझे लगता है कि एक खिचड़ी टाइप की पक रही है। 2000 जब अभी 11 मार्च के बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसमें उसको गति और दिशा मिलेगी। ठीक है, हरिवंश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रशांत किशोर का नाम बार बार रशीद किदवई जी ले रहे हैं, क्या किसी तरीके से जातिगत वोट बैंक को अपनी तरफ करने में की रणनीति बनाने में प्रशांत किशोर कामयाब नजर आते हैं इस बार? क्योंकि अब तो उन पे दोहरी जिम्मेदारी है कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी की। नहीं, प्रशांत किशोर सिर्फ इसी में कामयाब नजर आते हैं कि उन्होंने कांग्रेस और सपा का गठबंधन शायद करवाने में कुछ भूमिका हो, तो बाकी की प्रशांत किशोर किसी चीज़ में नज़र नहीं आते हैं। बाकी जो जातियों का गणित है उत्तर प्रदेश में वो अपने हिसाब से चल रहा है। और ये पहले से हो गया था कि अति पिछड़े बहुत सारे बीजेपी की ओर चले गए थे, और यादव, जाटव और ये सब अपनी जगह है, मुसलमान भी सपा के साथ ही रह गया। तो इसलिए जो रिजल्ट अब आएगा वो उसी हिसाब से आएगा। अति पिछड़े अगर बीजेपी के पास चले गए तो इसी का नुकसान बीएसपी को दिखाई दे रहा है? इसी का नुकसान बीएसपी को दिखाई दे रहा है। इसका नुकसान कुछ एसपी को भी हो सकता है। लेकिन अभी आपके इसमें बताया गया कि अति पिछड़ों के वोट में बंटवारा हुआ है, माने बहुत बड़ी संख्या में वो नहीं गए हैं। कुछ मुस्लिम भी बीएसपी के पास गए इस बार? मुस्लिम तो गए हैं, वो तो दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनाने की मायावती कोशिश ही कर रही थी। तो उसमें जो पसमानदा मुसलमान हैं कुछ वो गए होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में मुसलमानों का वोट सपा की ओर गया है। एक तरह के ध्रुवीकरण पैदा हुआ है उससे। तो ये स्थितियां हैं। जाति आंकड़ों से खेल किसका बिगड़ा सबसे ज्यादा? खेल बसपा का बिगड़ा हुआ है, क्योंकि बसपा ने ध्यान नहीं दिया और खाली मुसलमान पर वो जोर देने लगी। तो मुसलमान के अलावा अगर उन्होंने ध्यान दिया होता, जैसे 2007 में ब्राह्मणों पर और अति पिछड़ों पर, तो वो फिर बसपा को ज़्यादा मजबूती देती। ठीक है, मैं लौटूंगा इस चर्चा में और आगे सुपर एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, अब नए अंदाज में।